एवरेज एज कितना होता है लोगों का आज इंडिया में जो लोग हाउस बाय कर रहे हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट है Currently, now the average age is between 25 to 26 ऑफ बाइंग अ हाउस? of buying a माय house. गॉड। अगर कोई एक नया इन्वेस्टर या तो किसी को एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या तो लैंड में या तो प्रॉपर्टी में, सो हाउ इज़ द मार्केट इमर्जिंग बिटवीन सिटीज़ लाइक लेट्स से दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई? कुशल, दो चीज़ें। उस ज़मीन की रखवाली करने के लिए कौन है, राइट? आप तो ऑफिस जा रहे हो, आपने ज़मीन किधर और ली है, किसी ने एनक्रोच कर लिया, उसका सात रास्ता, उसके पेपर सब कुछ प्रॉपर है नहीं है, उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ओनरशिप किसके नाम पे, यू नेवर नो। सो एक रिटेल कंज्यूमर, एक आम साधारण इंसान डरता है ज़मीन खरीदने के लिए। एंड व्हाट वुड बी द स्केल ऑफ द कंपनी? Last year we did 1,500 crores. Wow. From a journey of previous year 424, we moved to 3.5x. 200. Yeah. What are some mistakes which people are making before buying a house? और क्या क्या ऐसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं आजकल? कार पार्किंग जब मिलती है तो आपको देखना है कि इज इट गिवन इन विच एरिया। ऐसा तो नहीं है कि नो एरिया कंफर्म, बट बोला है कि आपको मिल जाए। आपने पे किया एक प्रीमियम कार के लिए, बड़ी कार के लिए, बट आपको मिला है छोटी कार। Carpet मैं हो आपको गया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनेस्ट आंसर देना। हाँ। व्हाट इज योर एज? 25। मेडिक्लेम है, हाँ, हेल्थ है, इंश्योरेंस, हाँ। वेरी गुड। कौन सी कंपनी से है? ये HDFC अर्गो। ओके, उसका एक डॉक्यूमेंट साइन किया होगा आपने, उसमें फाइन प्रिंट में 117 क्लॉज है। आपको मालूम है आपने पढ़े 117 क्लॉज? नहीं, विद ऑल ऑनेस्टी नहीं। जस्ट फॉर समवन हु डजंट नो, रेरा है क्या एग्जैक्टली? रेरा इज अ हाय भाविक, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? हाय कुशल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नहीं, थैंक यू सो मच। आपके जर्नी के बारे में पढ़ा मैंने काफ़ी, आपका रियल एस्टेट में बहुत बैकग्राउंड है, तो हमने सोचा कि थोड़ा पॉडकास्ट करते फॉर एनीवन हु इज़ लाइक लुकिंग टू बाय अ होम, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। यस, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़्यादा। यस। सो आपके पहले जर्नी के बारे में बताओ, क्या क्या आपने लाइक किया है वो द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। सो एक्चुअली कुशल, आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, और ट्रेडिशनली बिजनेस फैमिली है। आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग। सो थोड़ा सा स्टार्ट में ये कॉन्सेप्ट था कि ऑल फैमिलीज में ज़्यादा CAs है, सो जब आप CA कर लो, बट आई वॉज द वन हु फर्स्ट डिड द MBA, was a topper, then started working in consumer durables, advertising and FMCG. कहाँ से MBA किया है? I did from IIM Ahmedabad. Oh, wow. Nice. And then from उससे move कर I happened to do multiple launches in other category. Lot of learning मिली advertising में before I moved from being a business head, P&L understanding. Then in 2006 there was the rising industry. सब लोग बोल रहे थे कि जो भी normally FMCG advertising consumer में होते हैं, लोग बोलते हैं रियल एस्टेट में मत जाओ। 2006 आई एम टॉकिंग व्हेन रियल एस्टेट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन प्रोफेशनल। डेवलपर मतलब उसके आजू बाजू में बाउंसर्स होंगे, राइट? बिल्डर से कुछ भी आप निकाल नहीं सकते हो। So from that time, it was just taking the shape of becoming professional. IPOs आ रहे थे, DLF was coming up with IPO that time. So सबका ये fear था कि अरे रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों जा रहे हो, इतनी so much growth in FMCG. Lot of charm is there on this side as compared to real estate. And then I think I got my calling from 2006 till 2024. I'm with real estate. I worked with some of most amazing brands, was instrumental in taking the brand grow to their journey, right from Rahejas, then to Kalpataru, which is a conglomerate, from there to Kanakyas, to a largest startup, Radius Developers, to now with Ashwin Sheth, which is a very premium to luxury segment में ही जो operate करते हैं। No, very very fascinating. So can you just tell me more about कि आप अभी exactly क्या work profile and क्या handle करते हो company? Ashwin Sheth, I'm responsible for P&L, basically business. I handle 3 key verticals. One is sales, marketing, and CRM. And I get involved in strategic discussions of the organization of the movement of the business. I get involved in land acquisition process, strategies, which markets to enter, what kind of land parcel to take. And because of my passion for design and creativity, I do get involved in design, giving briefs to architect team and design work to get the kind of product the consumers are looking. Got it. And कितनी बड़ी टीम होगी? We have around 180 to 190
putting direct reportees and indirect reportees. Got it. And कौन से type के like projects हो गए, like are there any popular ones in Mumbai or outside Mumbai जो आप I give you a little info about the brand Ashwin Shade Group. Ashwin Shade Group is a brand which has been synonymous with premium to luxury and super luxury segment. This group has been in business for around 4 decades. The chairman, visionary, first generation entrepreneur, Mr. Ashwin Shade, started this group and did some amazing iconic projects, right from Humont in Prabhadevi, which is one of the most luxurious sought after project, to N+1 great commercial hub like Synergy, to the largest mall in Asia, which was Viviana. At that time, to be the first private equity player to exit on a profit note, or to create a platinum belt in Thane, or to create the most sought after development in Mulund, Montana, or a lot of high-end boutique projects in the western suburbs. So at Ashwin Shade, predominantly we operate in premium to luxury segment. Our product segment starts from 1 crore, goes up to 50. We haven't entered or ventured so far in affordable or mass housing. So predominantly we operate in that segment. And what would be the scale of the company? Currently, last year we did 1,500 crores. Wow. From a journey of previous year 424. We moved to 3x, 3.5x. Yeah. So we did that. We collected almost 1,000 crore. The last year objective of the business was to reduce our debt. We reduced our debt significantly, almost 62%. Also, the last year, the two-pronged vision of the chairman was to start building up for the robust growth that we were looking at. And hence, a lot of land acquisition, JVs, reduction of debt, identifying new technologies, and all that stuff happened. And this year, our vision is to double it and reach a 3,000 crore mark. Launch new projects, big scales, 1 million square feet, 3 million square feet of those types, and enter new cities like Bangalore, Pune, Delhi, Chennai. Got it. Very, very fascinating. आपने cities की बात की. You're also planning to enter new cities. Yeah. Can you just explain us कि अगर कोई एक नया इन्वेस्टर या तो किसी को एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या तो लैंड में या तो प्रॉपर्टी में, सो हाउ इज़ द मार्केट इमर्जिंग बिटवीन सिटीज़ लाइक लेट्स से दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई एंड इवन टियर 2 सिटीज़? मैं मतलब मेरे डैड भी बाय द वे रियल एस्टेट में, ही इज़ अ लैंड डेवलपर एंड बिल्डर. Okay. एंड आई टॉक टू हिम अ लॉट अबाउट द बिजनेस. सो ही मेंशंस दैट टियर 2 सिटी में जो अभी लैंड प्राइसेस है, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक लेट्स से नासिक हो गया, या तो इंदौर है, नासिक है, गुड़गांव है, करेक्ट, फिर बाद में आपका पंचकुला है, लुधियाना है, वहाँ काफ़ी हो रहा है. सूरत में काफ़ी अच्छा हो रहा है. अहमदाबाद इज मूविंग अप द लैडर. बड़ौदा इज डूइंग रियली वेल. सो कुशल, दो चीज़ें. कैन एनीवन बीट लैंड एप्रिसिएशन? द आंसर इज नो. बट एक नॉर्मल रिटेल इंसान के लिए आप ये सोचिए कि आपने एक ज़मीन ली, उस ज़मीन की रखवाली करने के लिए कौन है? राइट. आप तो ऑफिस जा रहे हो, आपने ज़मीन किधर और ली है, किसी ने एनक्रोच कर लिया, किसी गूंस ने उसके ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटी कर ली, उसका साथ रास्ता, उसके पेपर सब कुछ प्रॉपर है नहीं है, उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ओनरशिप किसके नाम पे, यू नेवर नो. सो एक रिटेल कंज्यूमर, एक आम साधारण इंसान डरता है ज़मीन खरीदने के लिए, बिकॉज उसके पास ये सारी वेयर विथ ऑल नहीं. सपोज कल कोई वहाँ आ गया, यू विल हैव टू हायर अ लॉयर, आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपके पास मसल पावर होना चाहिए किसी को आपकी प्रॉपर्टी से एनक्रोच से हटाने के लिए. सो लॉट ऑफ स्टफ. एक नॉर्मल रिटेल इंसान बोलता है आई वांट पीस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें नहीं. तो इसीलिए पीपल बाय विद एन प्रोजेक्ट ऑफ अ डेवलपर, बिकॉज देन द डेवलपर इज अकाउंटेबल टू डू द होल डेवलपमेंट. सेफ्टी सिक्योरिटी ले लो, उसके परमिशंस ले लो, लाइजनिंग गवर्नमेंट अप्रूवल्स ले लो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लो, ये सब वो करते हैं. एंड दैट्स द रीजन रिटेल कस्टमर प्रिफर बाइंग अपार्टमेंट्स. लाइक इफ यू राइटली सेड, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर या टियर 2 सिटीज आप देखो. बॉम्बे बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल एंड इट्स एन आइलैंड सिटी, देयर इज नो स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द लैंड मास, सो यू आर गोइंग वर्टिकल, एंड हेंस यू विल सी द बॉम्बे कमांड्स वेरी हाई प्राइजेस. आप सेकेंड, आप बैंगलोर जाओ, बैंगलोर विच इज ग्रोइंग लाइक दिस, अमेजिंग सिटी,
काफ़ी ग्रोथ हुई है. इनफैक्ट अमेजिंग हब ऑफ लॉट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स एंड ऑल, IT एंड ऑल. वहाँ आपके पास प्रोबेबिलिटी है टू ग्रो. सो प्राइजेज मूव होते हैं, बट इट यू डोंट सी लाइक बॉम्बे 2 लाख रुपया स्क्वायर फीट, 1 लाख रुपया स्क्वायर फीट एंड ऑल. दिल्ली NCR एज प्रीडोमिनेटली पॉकेट्स है जो बहुत ही लग्जरियस लोकेशंस है, या फिर एक टिकट साइज है सब 80, 50 लाख, 40 लाख जो वॉल्यूम्स में जाती है. Tier 2 cities में क्या बेनिफिट हुआ है? बिकॉज ऑफ द पर कैपिटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल people are increasing, businesses are flourishing, stock market equity is giving back, the financial literacy has led them to do investments in mutual funds and equity. People are making monies. When they're making monies, they wanted to invest. Because you have been born and brought up in the tier 2 city and you have a good network, आपको मालूम है कि ये मोहल्ले की ये वाली ज़मीन में ले सकता हो, तो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं. एंड हेंस व्हेन द प्राइजेज आर मूविंग अप, बिकॉज ज़मीन का अगर आप ले रहे हो तो आप गिन के चलिए 5 से 10 टाइम्स X होना बहुत ईजी. एंड लॉट ऑफ पीपल, ये जो मैंने लोकेशंस बोली, सूरत ले लो, अहमदाबाद ले लो, गुड़गांव या पंचकुला, चंडीगढ़, प्लेसेस, इंदौर, नासिक, नागपुर, मिंटेड मनीज इन लैंड पार्सल्स. या नाउ कमिंग बैक टू, अगर आप ये देखो कि रेजिडेंशियल स्पेस में कहाँ लेना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन दी कंज्यूमर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. अगर आप बॉम्बे में रह रहे हो और आपकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैंगलोर में है, तो आप बैंगलोर में एक घर लेना चाहोगे, बिकॉज आप यहाँ तो रेंट पे रहना प्रीफर करोगे, देन यू बाय इन बैंगलोर. अगर आप रेंटल यील्ड देख रहे हो और आप ट्रांजिट हो, जैसे मैं IT में हूँ, मैं आज बॉम्बे में हूँ, कल पूना में हूँ, बैंगलोर में हूँ, देन यू नीड अ प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा ROI मिल रहा है. सो बेसिस दैट पीपल बाय. आपने जस्ट बताया कि लाइक 10 times होना ये prices, it's not that difficult in land and all, but I was reading like a lot of reports and a lot of these finance people also mention that equity as an asset class has given the most amount of returns in the last 30-40 years. Real estate as an asset class has not given that kind of returns. So कैसे, मतलब इसमें what do you have to say on that? It has always been like a chicken and egg for me. When I say, see, आप एक मुझे चीज़ बताइए. In fact, I keep meeting. I'll share with you an interesting anecdote before I answer this. I happen to meet a lot of customers because from the understanding क्या कर रहे हैं वो, उनकी expirations क्या है. So आप imagine करो, जो भी प्रीमियम टू लग्जरी सेगमेंट में है कस्टमर, जो 1 करोड़ का घर ले रहा है या 10 करोड़ का, जब मैं उनको पूछता हूँ तो बोलते वी आर अपग्रेडिंग टू 4 BHK, 5 BHK. तो मैं पूछता हूँ why you are investing in real estate. So he says that, Bhavik, we have done very well in the last 2-3 years in our PMS. So we have made quite an alpha. So now I want to block it in an asset which is physical and not on paper. इसलिए मैंने मेरे बेटे के लिए एक घर खरीद लिया है. ऐसे करते करते लोग बहुत घर खरीदते हैं. ऑफिस में बोलते हैं वी मेड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स इन इक्विटी, नाउ आई वांट टू बाय अ कमर्शियल एसेट सो दैट इट स्टार्ट गिविंग मी फिक्स्ड इनकम ऑन मंथली बेसिस. सो आप ग्लोबली भी देखो, द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन 60 to 65% has been real estate. Just imagine world wealth, all ultra HNIs, billionaires, 60-65% is in real estate. Around equity is 20-23%, my friend. Why is that happening? It's because आप इक्विटी से कमाते हो. हाँ. तो कहीं तो आप इन्वेस्ट, जो पैसा आया इनकम, आप उसको कहीं तो इन्वेस्ट करते हो, तो वो घर में करते हैं लोग. एक, बिकॉज वन, इन्वेस्टमेंट इन होम रिक्वायर्स लार्जर वैल्यू. सो आपने यहाँ 2-3 करोड़ कमाए तो आपने एक घर ले लिया, बिकॉज मार्केट आज 2 करोड़ ऊपर है, फिर नीचे आया, जिस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट है आपने एसेट क्रिएट कर लिया. देन ही इज थिंकिंग कि मैंने यहाँ से 2 करोड़ कमाए, मैंने एक कमर्शियल ऑफिस ली, वहाँ 8% रेंटल यील्ड छूट रहा है, उससे इनकम आई, मैंने फिर यहाँ इन्वेस्ट किया. सो इट्स कॉल्ड मनी प्लॉइंग. आप पैसे से पैसे को ग्रो करते हो, फिर डिप्लॉय करते हो, फिर वापस ग्रो करते हो. सो यू विल ऑलवेज सी बोथ विल ग्रो इन टेंडम. समटाइम्स इनफैक्ट प्रीवियसली इन 90s द ट्रेंड वाज लाइक दिस. जब स्टॉक मार्केट नीचे होता था, रियल एस्टेट ऊपर जाता था. जब रियल एस्टेट नीचे होता था, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता था. अब दोनों साथ में टेंडम में जाते हैं. बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड पोस्ट कोविड, कुशल, इज दैट मिलेनियल्स हैव एंटर्ड बिग टाइम इन रियल एस्टेट बाइंग. आप बिलीव करोगे, जेन ज़ीज और मिलेनियल्स आर नाउ टुडे कंट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 40 to 45%, जो कि एक टाइम पे 3 से 4% था.
मतलब ये लोग खरीद रहे हैं, ये बहुत खरीद रहे हैं. सो 2020 के पहले अगर मैं आप जैसे यंग पर्सन को पूछूं तो आप बोलोगे कि व्हाई शुड आई बाय अ होम, आई विल स्टे इन रेंट, आई एम टुडे इन बॉम्बे, आई एम इन न्यूयॉर्क टुमारो, मैं घर क्यों लूं. आर माइंडसेट पीपल वुड से लाइक जेन एक्स विल से कि भाई चलो मैं आज ले रहा हूँ बिकॉज फैमिली को सेफ्टी चाहिए, खुद का एक घर होना चाहिए. व्हाट हैज हैपेंड पोस्ट कोविड, दे रियलाइज दैट इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इमोशनल रिक्वायरमेंट टू ओन योर ओन होम. सो आप लास्ट 4 साल में जो आपने बहुत ग्रोथ देखी है रियल एस्टेट में, सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैव बीन मिलेनियल्स. ओके, आई विल गिव यू आवर डेटा. Previous to 2020, in my firm, all projects put together, millennials would be 6-7%. Today it is contributing to 42%. Oh. That's one big change. And this is a new breed. मतलब आप ये सोच लो, अगर एक रूम में 10 लोग हैं, उसमें से 8 जन जेन एक्स है, वो तो आपसे ले ही रहे. सडनली उस रूम में और 4 लोग नए ऐड हो जाते. What has happened? We've increased the base. That's one. Second, what has happened, average area जो 500-550 स्क्वायर फीट होता था, अब मिनिमम 800 to 900 हो गया. सो विच इज़ अ 35-40% इंक्रीज. सो जहाँ मेरे को एक एरिया लगता था 500, अब वो 900 हो गया. सडनली सारे एरियाज बढ़ गए. सो जहाँ आप 1 लाख स्क्वायर फीट बेच रहे थे, आप सडनली वहाँ 1.25 लाख स्क्वायर फीट बेच रहे. दैट हैज चेंज सिग्निफिकेंटली पोस्ट कोविड. एंड बिकॉज मिलेनियल्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट देयर ग्रोथ. आपको आज मैं पूछूं व्हाट इज योर ड्रीम, सो आप बोलोगे इन नेक्स्ट 5 years आई वांट टू बाय दिस, देन 5 years दिस, बिकॉज यू आर लेवरेजिंग योर ग्रोथ, यू आर लेवरेजिंग योर इनकम, यू आर एक्सट्रीमली रिस्क टेकर. यू वांट टू, यू बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली ग्रो. वाइल द इकोनॉमी जो बेबी बूमर्स है या आप जो 50s में पहुंचे, देयर प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क रिड्यूसेस. सो बोलता है लेट मी हैव अ सेफ वन, आई विल डू इन ब्लू चिप्स, I'll do in large caps, I'll not do in small caps. See how real estate and stock market में कितनी similarities है. एक टाइम होता है जब आप बोलते हो I will only put my investment in small caps, I want alpha. फिर बोलते हैं ठीक है भाई, अल्फा आए नहीं आए, मुझे तो 15% हर साल मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी. That is the stage that happens. So you are taking homes faster. You are taking multiple homes. Even today, the most richest person of Asia has to showcase that this is my house without saying the name, right? And this is my home. What is the biggest differentiator between two good people? Both are doing very good. One is ultra rich, one is rich. Is the home. आप कोई आज 6,000 करोड़ का घर ले सकेगा, हर कोई नहीं ले सकता. That's the difference. Right. Yes. और इसमें ऐसी कोई रिपोर्ट है, ऐसा कोई रिसर्च है कि एवरेज एज कितना होता है लोगों का आज इंडिया में जो लोग हाउस बाय कर रहे हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट है? देयर आर डिफरेंट सिटीज रिपोर्ट्स, बट आई विल टेल यू जनरली जितना भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ फिकी या इंडस्ट्री में पैटर्न्स एंड इससे, करंटली नाउ द एवरेज एज इज बिटवीन 25 to 26 of buying a house. Of buying a My house. God. So what has happened, आप ग्रेजुएट हो नॉर्मली एंड आप स्टार्ट कर लेते हो वर्क, विद इन फर्स्ट 3 years यू वांटेड टू बाय. सो अब क्या होता है, यू बाय नॉट योर मेन होम बट यू बाय, फॉर एग्जांपल आज मेरी इनकम है 3 साल से, मैंने 10-15 लाख सेव कर लिए है, इंसेंटिव्स आ चुका है, आई हैव बीन एक्सट्रीमली, मैंने कुछ स्टॉक में डाला था, तो आई एम डूइंग अ डाउन पेमेंट ऑफ अ 30 लाख होम. वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं वहाँ रहने नहीं वाला हूँ. वो 30 लाख 50 लाख हो जाता है 3-4 साल में, फिर वो 50 लाख को मैं बेच देता हूँ, फिर मैं उससे 80 लाख का लेता हूँ. सो बाय द टाइम आई रीच 32-33 व्हेन आई हैव अ फैमिली एंड नाउ आई वांट टू एक्चुअली अपग्रेड माई लाइफ स्टाइल एंड कम अहेड एंड आई एम स्टेबल इन माई जॉब, जब वो 1.25 करोड़ का घर लेता है. बट ये 3 जम्प्स ग्रोथ होने के कारण, अदरवाइज उसकी इनकम उतनी ग्रो नहीं होती. So that has happened in the younger age group. They do this really smart. I have in fact I interviewed one candidate recently. He must be 28-29. Senior manager role के लिए आया था. मैं उसको कहा what is your understanding about investment? You will be surprised what he gave me an answer. I was still thinking how at this generation is going. He's saying, sir, I am extremely clear. I have a fixed income mindset. मुझे इतना आना चाहिए. मैंने अभी तक ना 2 शॉप्स ले लिए. 2 शॉप्स में मुझे 16,000 का भाड़ा आता है. कहाँ लिए? टिटवाला. रहता का है बंदा बैंड्रा. मैंने बोला क्या करने के लिए लिए? तो बोलते सर मेरे को तो सिर्फ है कि हर महीने मेरे को जिस दिन 70,000 आ जाएंगे मैं मेरा स्टार्टअप चालू कर दूंगा. एंड आई एम वेरी इन हरी टू डू दैट.
सो ये 16,000 से मेरे को ये आ जाता है, मैंने एक कुछ प्लान डाला है जिसमें हर महीने मेरे को 10,000 डालना होता है, 10,000 5 साल के लिए डालता हूँ, 2 साल के गैप के बाद मुझे ना 7,000 रुपये आना चालू है. आई एम सीइंग thought process to think small blocks and getting that freedom to do something. That is the mindset the people today have. So that is very interesting. ये पहले नहीं होता था. एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ लाइक द राइट टाइम कि ओके अभी घर खरीद लेना चाहिए, कि किसी को अगर खरीदना है तो कैसे सोचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए? मेरा मानना है कि आप जितना जल्दी ले सको. I believe the younger you are, the propensity of taking risk, the tenure, everything is more. आज imagine कीजिए someone who is 25, he takes a loan, उसके पास 30 years तक का लोन है. जो सेम बंदा 35 years में लोन लेता है, उसकी EMI उससे 2 गुना ज़्यादा हो चुकी होती है और टेन्योर कम मिला है. सो ही हैज़ मोर प्रेशर, मोर मनी आउट गोइंग, वाइल दिस गाय इट्स लाइक जैसे आप इक्विटी में बोलते हो ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, ये यहाँ उसके पास बहुत ज़्यादा लेवरेज है. 30 साल तक भरना है. अब वो भले ही 10 साल में पे कर दे, बट 30 साल तक भरना है. जो 1 लाख रुपये EMI देनी थी वो 40-60 हज़ार हो गए. तो ये जो 40,000 उसका बच गया है, आज वो इन्वेस्ट करे तो जो EMI है 60,000, ऑलमोस्ट 50,000 तो वो उसी में से निकाल सकते. So early is better. I don't. Another advice that I would like to give, आप आपके ड्रीम होम के लिए वेट मत करो. आप छोटे छोटे स्टेप्स लो. आपने एक 30 लाख का ले लिया, फिर आपने एक रिटेल कर लिया, कमर्शियल शॉप, फिर आपने बोला अच्छा ठीक है लेट मी गो इनटू मिड सेगमेंट. बिफोर यू एक्चुअली वांट टू बाय योर होम, आपने 2-3 स्टेप्स कर लिए, तो एक तो आपका एक्सपीरियंस आ गया है, आपका मनी ग्रो हुआ है, प्लस आपको रियल एस्टेट के इन एंड आउट्स पता है. सो बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट इमोशनल एंड फाइनेंशियल डिसीजन, यू हैव गॉन थ्रू द होल जर्नी कि अच्छा GST क्या होता है, ओके स्टैम्प ड्यूटी क्यों देनी होती है, ये पोजेशन चार्जेस क्या होते हैं, रेरा क्या होता है, रेरा डेवलपर का होना ज़रूरी है, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, कारपेट एरिया टू बिल्टअप एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाती है. एंड देन व्हेन यू आर बाइंग योर एक्चुअल होम वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, योर फैमिली इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट 10 years, यू आर सिक्योर्ड, यू आर डूइंग द राइट थिंग. बट इसमें एक कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट ऐसा होता है कि लेट्स से अगर जल्दी खरीद लिया तो आपको फिर वो प्लेस पे रहना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव बॉट द हाउस. एंड बहुत लोग बोलते हैं कि रेंट पे रहो स्टार्टिंग में, ताकि तुमको जब पता चले कि तुमने फिक्स कर दिया इधर रहना है तब जाके खरीदो. सो व्हाट्स योर व्यू? तो वही मैंने बोला ना, 25 में जब आपने खरीदा 30 लाख का घर, तो आप वहाँ रहने नहीं वाले हो. ये तो आपने इनकम जनरेशन क्रिएट की है. आपने 30 लाख का लिया, वो 30 लाख 50 लाख हो गया, आपने 50 लाख पे बेचा, आपने एक 80 लाख का घर लिया. आप जब एक्चुअल में रहने वाले हो आफ्टर 32 व्हेन यू आर स्टेबल, तब आपको वो घर लेना चाहिए जिसमें आप रहना चाहते हो. ये तो इनकम जनरेशन मोड है. सी यू शुड नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप्स, इक्विटी, और इवन फॉर दैट मैटर गोल्ड. कुछ अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो क्रिएट लर्निंग फॉर योर सेल्फ, ट्रेनिंग, एंड गेट इन टू अ स्टेज कि जहाँ आपकी एक सोल इनकम क्रिएट हो सके. सो दिस ऑल यू हैव टू डू, बट रियल एस्टेट में थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए. स्ट्रेट अवे आप 1.5 करोड़ का घर ले रहे हो 32 साल में, तो यू स्टक, यू हैव नॉट गॉट मनी, यू हैव नॉट क्रिएटेड वेल्थ एंड स्ट्रेट अवे गॉन इन टू अ लोन. ये बोल रहा हूँ. बट इसमें फिर इलिक्विडिटी इज वन बिग फैक्टर. जैसे आप बोल रहे हो कि 30 का वो 50 में बेचना है, बट 50 में जब वो बेचने जाएगा तब कितना लिक्विड होगा, कितने लोग रहेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग हैसल, राइट? वो पेन पॉइंट होता है. इन दिस सेगमेंट ना वॉल्यूम्स बिकती है तो आपको हमेशा मिलेगी. अगर आप बोल रहे हो कि मैंने आपने 10 करोड़ का घर लिया है, तो लेस नंबर ऑफ टेकर्स टू फाइंड दोस. बट आज 40-50 लाख की टिकट बहुत पब्लिक है. ही विल नॉट हैव एन इशू. एंड एनीवेज इट्स एन इन्वेस्टमेंट बेट. सो फ्रॉम द टाइम उसने लिया है, एक तो उसको रेंटल आ रहा है, जब वो बेच रहा है, सो समझो 30 लाख का घर है, उसने आज EMI भर रहा है 18,000, रेंट आ रहा है 7,000, तो 18 - 7 पहले तो 11 पे आ गया. उस 11,000 का वो आज EMI दे रहा है 3-4 साल के लिए, लगा कि 50 लाख हो गया, उसने बेच दिया, तो 11,000 पे उसने कितना 3-4 साल का भरा. लेट्स टेक 12,000, उसने 144 4 साल के लिए 6 लाख भरा. 6 लाख पे उस एग्जिट कर रहा है. 30 लाख का कितना हो गया? 50 लाख. 20 लाख आया. यहाँ उसने रेंट भरा 6,000 रुपया उसको मिला. 6-12 72, 4 साल के लिए किया तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख. तो उसने कितना इन्वेस्ट किया? उसने 30 लाख तो पूरा नहीं दिया बिकॉज लोन पे है. उसने मालिक कितने घर का बना? 30 लाख का. बेचा कितने में? 50 पे. बैंक लोन कितना दिया? 22 लाख. बाकी का उसको मिला, प्लस उसको रेंट भी मिला.
So those kind if you do, you are financially doing your number jugglery proper. आपने एक घर लिया, रेंट नहीं, आप अंडर कंस्ट्रक्शन हो, आप EMI भर रहे हो, प्रोजेक्ट 2-3 साल डिले हो गया, आपने 7 साल फाइनेंशियल वर्किंग है, यहाँ रेंट भी दे रहे हो, यहाँ EMI भी दे रहे हो, ना उससे इनकम आ रही है और प्राइस भी मूव नहीं हो रहा है, देन यू स्टक. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस एंड इसलिए कस्टमर को लगता है यार वी शुड वेट, ये थोड़ा सा इशू होता है. बट इफ यू डू इट राइट, स्टडी इट इन प्रॉपरली, बिकॉज आपको जैसे आप स्टॉक मार्केट में यू हैव टू फाइंड ओनली 2-3 अल्फास. यू डोंट हैव टू डू 5,000 स्क्रिप्ट्स में से 2 या 3 चाहिए जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाए. सो आपको इतने सारे डेवलपमेंट्स में मोस्ट ट्रस्टेड, कैटेगरी ए, प्राइम लोकेशन, जिसका कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है, जिसका रेरा अच्छा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो कस्टमर फ्रेंडली है, वो ढूंढना है और उसी में डालना है. आप क्यों ऐसे ढूंढ रहे हो जिसकी कस्टमर फ्रेंडली ना हो, जो बोल कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है, डिले है प्रोजेक्ट में, अप्रूवल्स पूरे नहीं है, काम रुक गया है, लाइक दैट. और जैसे वो 30 लाख का अगर 50 लाख होना है वो प्रॉपर्टी को, तो ये प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हो रहा है अभी मुंबई जैसे शहर में, या लाइक इवन इन डिफरेंट सिटीज, लाइक इज द प्रॉपर्टी अप्रिसिएटिंग एट अ गुड परसेंटेज एवरी ईयर? Yes. ओके, एंड व्हाट आर द नंबर्स? So generally if you see, there are pockets of city which do really well. The price movement is based parameter on 3. एक, how's the economy doing, sentiment around. Second, उस माइक्रो मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, राइट. जब आपका डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ता है. अगर वहाँ रेपुटेड डेवलपर्स है तो ही विल कमांड मोर प्रीमियम बिकॉज ऑफ अ ब्रांड. इफ द जर्नी ऑफ एंटायर मार्केट इज़ वेरी पॉजिटिव तो भी प्राइस बढ़ता है, राइट. तो इस चीज़ में आप जिस पॉकेट में ले रहे हो, अगर सपोज आप एक कोई पॉकेट लेते हो, आई वोंट सपोज कोई नवी मुंबई में कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 10,000 यूनिट बने हैं पर वहाँ 4,000 अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं, तो प्राइस मूवमेंट नहीं होगा. आप यहाँ जू में लीजिए, अंधेरी वेस्ट में लीजिए, जहाँ डिमांड है 20 लोगों की, सप्लाई है 18, सो मैच हो रहा है, सो यू विल ऑलवेज सी एप्रिसिएशन. आप कांदीवली लीजिए, बोरीवली लीजिए, बोरीवली में आप आज प्रोजेक्ट चालू करो, बिल्डिंग 1-2 महीने में बिक भी जाती है, बिकॉज द डिमांड इज सो मच फॉर दैट माइक्रो मार्केट. आप विले पार्ले ईस्ट देखो, जू देखो, कितने प्रोजेक्ट्स है, कितने टेक कस्टमर्स है, बट इतनी सप्लाई नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर वेयर यू वांट टू, which location, and basis that the prices. You see Bangalore, amazing, कुछ लोग pockets में prices just gone almost 30-35%. Delhi 35% in 1 year? Yeah. Wow. And the reason is because the supply is limited. Infrastructure connectivity has created big movement. So for example, आप एक रोड पे जा रहे हो और उस रोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट एक सडनली एक फ्लाईओवर क्रिएट हुआ है जिसकी आप आज 3 लोकेशंस पे कनेक्टेड हो, प्राइस मूव्स अप सिग्निफिकेंटली. कौन से एरिया में होगा ये बैंगलोर में? लाइक 35% तो इज अ वेरी गुड नंबर. सो रिचमंड टाउन काफ़ी प्राइस बढ़ा है. देन आपका देवनाहली के आसपास काफ़ी प्राइस बढ़ा है बिकॉज कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट. गॉट इट. दैट इज अ बिग फैक्टर, कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट. आप और दूसरा क्या है, स्पेशली इन बैंगलोर. या प्लस एनीवेज द एयरपोर्ट इज फार. सो जब अगर आपका फार्म हाउस है इन साउथ, इफ यू सी प्लॉटेड डेवलपमेंट, ज़मीन पे ज़्यादा प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट. सो जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है 30-35, वी हैव लॉन्च्ड इन 1 बिकॉज वो प्रोजेक्ट्स ही 1.5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं. इट्स नॉट हाई राइज. सो आपको वहाँ एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, वहाँ आपको एक क्लब हाउस देना है, एक इंफ्रा लैंडस्केपिंग देनी है और प्लॉट देना है, देन द कस्टमर डज इट. सो योर टर्न अराउंड इज एक्सट्रीमली गुड. I'll tell you the reason I asked you this question. So मेरे अंकल ने, मैं जहाँ पे बिल्डिंग में रहता हूँ लोअर परेल में, वहाँ पर ही उन्होंने फ्लैट लिया था 2017 में. उन्होंने लिया था एट ₹45,000 पर स्क्वायर फीट, ठीक है, तभी. एंड टुडे ऑल्सो इफ यू सी द मार्केट प्राइजेस, दे आर इन द रेंज ऑफ 50 to 52,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. तो मैं जब उनसे बात करता हूँ, उनको ऐसा लगता है 7 साल में सिर्फ ये कितना हो गया, 10 से 15% का गेन हो गया. तो ऐसे लगता है कि क्या एक मतलब 10 से 15% इन 7 years इज नथिंग. उनको ऐसे लगता है. इसलिए 2 चीज़, यू आर कंप्लीटली राइट. कुछ लोकेशंस में ऐसा है. रीजन कौशल 2 है. एक, अगर उन्होंने एंड यूज के लिए लिया था तो उनको ये देखना है कि जिस लोकेशन पे उन्होंने लिया उनकी लाइफस्टाइल बेटर हुई है, देन दिस इज एडिशनल. अगर एज एन इन्वेस्टर लिया है देन डेफिनेटली इट वुड बी अ पिंच बिकॉज ही वाज लुकिंग एट एन X% वर्सेज वाई. इफ ही इज एन इन्वेस्टर तो रेंटल अच्छा मिला होगा बिकॉज लोअर परेल में रेंट्स अच्छे जाते हैं. दूसरा, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हब, लॉट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पीपल वुड लाइक टू स्टे नियर बाय. सो अगर वो है तो रेंटल यील्ड अच्छी है. बट अगर एंड यूज के लिए लिया है तो ये दुख दिखेगा यार, अभी 40,000 में 45,000 में लिया था, अभी 55 ही हुआ है.
करेक्ट, आप सही बोल रहे हो. रेंटल यील्ड्स एक्चुअली मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था, तो आई थिंक दे गो इन द रेंज ऑफ 4 to 5% ऑल्सो, विच इज़ नॉट रियली द केस इन इंडिया. मतलब 2.5-3% बोलते हैं रेसिडेंशियल रेंटल So, यील्ड. if you see generally in Bombay, you will see between 2 to 3%. In good pockets like BKC or some really high-end residential areas or a signature boutique building, 3.5 to 4% तक जाते हो. बैंगलोर 4.5 तक जाता है बिकॉज वहाँ रेंटल के ज़्यादा माइलेज है, बिकॉज माइग्रेटिंग क्राउड बहुत है. बॉम्बे में यू विल सी माइग्रेटिंग क्राउड लेस, एंड इफ इट इज देयर इट इज गोइंग टूवर्ड्स द exterior of the suburbs because they can't afford the CBD and the main locations. If you see at the other one, commercial mein, Bombay, you will get between 5% to 8.5, 9, and Bangalore will have be slightly more. So rental yield, Bangalore is far better because the cost to the acquisition versus this. In Bombay, you will see that in Resi, 4, 3.5, 3, बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा जेंट्री है जहाँ 4, 4.5 मिलता है. 5 बहुत रेयर. गॉट इट, फेयर. एंड इसमें अगर कोई एक रिटेल इंडिविजुअल है जिसको बाय करना है अभी, जैसे रेसिडेंशियल हाउस, सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट दे शुड कीप इन माइंड कि हाँ मतलब ये चीज़ें का ध्यान रखो और उसके बाद ही घर खरीदने जाना. सो इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाविक को घर खरीदना है. भाविक आज 25 साल का इंसान है, जस्ट स्टार्टेड वर्किंग 2-3 साल, या भाविक इज 30 years या भाविक इज 35 years, उसकी एक फैमिली एंड यू वांट्स टू सेटल. स्टार्ट में पहले ये करना होता है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस लोकेशन में रहना है. लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इसलिए सारे डेवलपर्स बोलते हैं इज द किंग. मुझे आज की एग्जांपल में, सपोज मेरी ऑफिस बीकेसी में और मुझे रहना है समझो अंधेरी में, तो मुझे ये तो पता हो गया कि मुझे अंधेरी में घर लेना है, राइट. तो आपकी सर्च आउट ऑफ एंटायर सिटी नैरो डाउन टू अंधेरी होगी. सेकंड, आपको ये पता करना है कि भाई आप क्या कारपेट एरिया चाहते हो, मतलब आप 2 BHK चाहते हो, 1 BHK चाहते हो कि 3 BHK चाहते हो. अगर आज आप अपग्रेड स्टोरी बोल रहे हो और आप बोल रहे हो 2 BHK चाहिए, तो आपका माइंड फ्रेम क्लियर होना चाहिए, 2 BHK चाहिए. ओके, 2 BHK में कितना कारपेट एरिया, वहाँ आपको 700 का कारपेट भी है, 900 का कारपेट भी है, 850 का भी है. ये 3 चीज़ें ये डिटरमाइन करती है आपका बजट. तो आपको मालूम पड़ता है भाई ये तो 4 करोड़ के रेंज में जा रहा है, मेरा बजट तो 2 ही करोड़ है, तो फिर मैं अंधेरी में कहाँ लूँ. ओके, इफ आई गो एक्सटीरियर ईस्ट, probably कुछ मिल सकता है, but that you don't want to go, so you cancel, saying that in spite you want the most preferred location अंधेरी, आपके बजट में नहीं है, तो आपने उसको काटा. बोला चलो 10 मिनट और ट्रैवल कर लेता हूँ, 15 मिनट गोरेगांव चला जाता हूँ. गोरेगांव में है, हाँ ठीक है, ओके. तो गोरेगांव में प्राइम लोकेशन जहाँ कनेक्टिविटी, तो बोला कि आप लो समथिंग विच इज़ ऑन लिंक रोड और समथिंग नियर द हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. चलो गुड, विच आर द टॉप 4-5 डेवलपर्स ढूंढे आपने. फिर आपने पहले ये सोचना जरूरी कि भाई मुझे रेडी टू मूव इन चाहिए, आज ही शिफ्ट होना है, या यू वांट टू लेवरेज योर इनकम, पे EMIs इन लोअर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि नेक्स्ट 4-5 years में यू एंड योर वाइफ्स इनकम और योर अलोन इनकम आप ग्रो कर पाओगे और आप सस्टेन कर पाओगे पेमेंट करना. तो बोला चलो अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है, बिकॉज आपको लेवरेज करनी है आपकी इनकम, आपने वो लिया. फिर वो प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं क्या स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है. न्यू लॉन्च है तो आपको प्राइस बेनिफिट मिलेगा, because developer will give you at a price which is not high as compared to what a ready to move in or a mid nearing completion होगा. Second, choice of apartment, आपको 9 नंबर चाहिए, आपको 14 नंबर सूट करता है, 5th नंबर फ्लोर ही चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज लॉन्च है. थर्ड, आप ये देखते हो कि वास्तु वाइज डायरेक्शन बेटर है, तो जब आप लॉन्च कर रहे हो आपके पास वो चॉइसेस होती है. व्यू, बहुत लोग बॉम्बे में बहुत क्रेव करते हैं, सो आपको क्या व्यू चाहिए वो आप सिलेक्ट कर पाते हो. जब ये सारी चीज़ें होती है तब आप फिर आइडेंटिफाई करते हो, ओके इस लोकेशन में ये कनेक्टिविटी के कारण और ये बजट में ये 3 डेवलपर्स हैं. फिर आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, अच्छा इस गूगल कस्टमर के ब्रांड की वेबसाइट पे जाओगे, क्या रिव्यूज़ है, कौन से कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है. अगर आपने कुछ अच्छा सुना है उस ब्रांड के बारे में, यू विल ऑल्सो ट्राई टू चेक विथ योर फ्रेंड सर्कल्स और रिलेटिव्स. आपको पता चला हाँ ये अच्छा ब्रांड है, आप जाओ, काम अच्छा करते हैं, देन यू कॉल देयर कॉल सेंटर और वेबसाइट, यू विजिट द साइट. साइट पे आप देखते हो हलचल कैसी है, देन यू गो एंड सी द शो फ्लैट प्रोडक्ट, सेल्स गाय एक्सप्लेन्स यू द प्रोडक्ट, आपको कंफर्ट आता है, तो फिर आप बैंक से मिलते हो.
बैंक आपको बोलती है कि ओके ड्यू डिलिजेंस करती है, बिकॉज बैंक जब आपको लोन दे रही है तो वो उस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। वो रजिस्टर्ड है, लैंड टाइटल क्लियर है, ओनर डेवलपर ही है, सब कुछ चेक करने के बाद दे सेड ओके दिस इज फाइन, दैट्स द टाइम व्हेन यू go ahead. So then your risk of probability of you going wrong in your buying decision is the least. कितनी बार आप सेल्फ फंडेड हो और आपने लोन नहीं लिया, तो आपको नहीं पता है ड्यू डिलिजेंस जो बैंक कर पाती है। तो आज समझो उस जमीन पे लिटिगेशन चल रहा है, 10 माले बने और प्रोजेक्ट रुक गया, यू स्टक। सो दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। एंड कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको कॉन्स्टेंटली देखते रहना है कि आपका प्रोजेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, आपको डेवलपर इज़ डूइंग गुड कंस्ट्रक्शन, आप बीच बीच में साइट पे जाना चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली इन टच विद सेल्स गाय रहना चाहिए। सो यू विल रियलाइज दैट योर वर्क इज़ हैपनिंग, आपका प्रोडक्ट मूव हो रहा है, आपने जाकर देख लिया, देन यू आर सेफ। एंड व्हाट आर सम मिस्टेक्स विच पीपल आर मेकिंग बिफोर बाइंग अ हाउस? या तो ऐसी कोई चीज़ है कि अग्रीमेंट में ओके ये सब चेक करना चाहिए, कोई चेकलिस्ट होती है, और क्या क्या ऐसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं आजकल? सो हिडन कॉस्ट नहीं होने चाहिए। हिडन कॉस्ट मतलब? So a lot of reputed and ACAT developers, you will see brand like us and bigger brands, they would not cheat the customer anything which is hidden. For example, अगर मैं जब हमारे यहाँ जब कस्टमर आता है तो हम कस्टमर को बोलते हैं सर आपके अपार्टमेंट की वैल्यू 2 करोड़ है, ये एग्रीमेंट वैल्यू है, this is what is the value for this. In this what is included, 1 car parking and say floor rise. फ्लोर राइज मतलब अगर आपने 20वां माला लिया है तो आफ्टर एवरी फ्लोर देयर इज अ प्रीमियम बिकॉज यू गेट अ व्यू। अच्छा, ओके, सो वो इंक्लूडेड है। अब जब आप ये एग्रीमेंट वैल्यू है 2 करोड़, जब आप इसको रजिस्टर करोगे लोन लेने के लिए, यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी टू गवर्नमेंट, यू हैव टू पे GST टू द गवर्नमेंट। सो ये 2 कॉस्ट आएगा, दिस इज दिस। देन एट द टाइम ऑफ पोजेशन यू हैव टू पे अदर पोजेशन चार्जेस। दिस इज ऑल इंक्लूसिव प्राइस 2 करोड़ 40 लाख एग्जाम्पल। तो ये कस्टमर को डे 1 से मालूम होना चाहिए कि 2 करोड़ 40 लाख का मेरा ये घर पड़ रहा है, 2 करोड़ बिल्डर के पास जाएगा, ये 2 चीज़ मेरे को स्टैम्प ड्यूटी और GST गवर्नमेंट को देनी है, और 4 साल के बाद जब मैं पोजेशन ले रहा हूँ तो ये मेरे को अदर चार्जेस 10-15 लाख आएगा, वो मुझे उस टाइम देना है। फिर वो 10-15 लाख काय के लिए? तो आपका सोसाइटी मीटर, गैस पाइप कनेक्शन, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, वाटर मीटर चार्जेस एंड ऑल दैट, इंफ्रा चार्जेस, क्लब चार्जेस, ये सब आते हैं। सो जितनी क्लैरिटी कस्टमर को मिले कि वो किस चीज़ के लिए पैसा दे रहा है, कब देने वाला है, उसको ऐसा तो नहीं हो आज सडनली वो 15 लाख आज ले लो जो उसको 4 साल के बाद देना। दूसरा, काफ़ी बार यू ऑल्सो हैव टू सी कि जब वो बोलते सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस, गुड, कितने साल का मेंटेनेंस ले रहे हो आप मुझसे? एज अ डेवलपर जब आप हैंड ओवर करते हो सोसाइटी को, तो उसके बाद तो सोसाइटी मैनेज करती है, तो आप मेरे से 5 साल का मत लो, 1 साल 2 साल तक अच्छी इंडस्ट्री प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट योर प्रोजेक्ट इज मेंटेन्ड वेल। अगर किसी बिल्डर आपसे 6 साल 5 साल का ले रहा है तो यू हैव टू वरी व्हाई आई शुड पे मोर, बिकॉज आई एम पेइंग इन एडवांस। वो तो इस पिक्चर से बाहर निकले, सोसाइटी का कॉर्पस जाएगा। तो दोज थिंग्स यू हैव टू सी। कार पार्किंग जब मिलती है तो आपको देखना है कि इज इट गिवन इन विच एरिया। ऐसा तो नहीं है कि नो एरिया कंफर्म्ड, बट बोला है कि आपको मिल जाएगा। आपने पे किया एक प्रीमियम कार के लिए, बड़ी कार के लिए, बट आपको मिला है छोटी कार। 2 चीज़ें देखनी ज़रूरी है। कितनी बार भी होते हैं आप इस A टावर में रह रहे हो और आपकी पार्किंग Y टावर में है, तो डेली कम्यूट बहुत हैसल होता है। सो आर यू गेटिंग इन द सेम टावर? दोज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू सी। हु इज डूइंग योर कंस्ट्रक्शन? इज इट अ नोन नेम? Who is the architect who has done the project? Is it a good brand? So वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। आपकी कोई बैंक टाइप्स है जिनसे आप लोन ले सकते हो इजीली, कि मालूम पड़ा आप गए लोन लेने के लिए और बिल्डर ने बोला हाँ हमने अभी तक अप्रूवल नहीं करा है बट करवा लेंगे, तो मतलब थोड़ा सा डाउट रखो कि भाई अभी तक तो प्रॉपर्टी पेपर क्लियर नहीं है। बैंक गिव्स अ प्रॉपर्टी नंबर PNR व्हेन ऑल द ड्यू डिलिजेंस इज डन, सो योर लोन प्रोसेस बिकम्स ईजियर, राइट। दूसरा बहुत ज़रूरी है, आर यू पेइंग अपफ्रंट अ लॉट और यू आर पेइंग एज पर कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल? वो स्केड्यूल जो बिल्डर ने दिया है, इज इट जेन्युइन एंड अचीवेबल, और कि जस्ट टू टेक मनी फ्रॉम यू, इज दैट मैं हर महीने में 10 स्लैब कंप्लीट करूंगा, 5 महीने में 50 स्लैब रेडी? वो होता नहीं है। सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के 15 डेज एवरेज आप एक स्लैब करते हो, महीने में 2 स्लैब होते हैं, पेमेंट्स आते हैं। सो दोज थिंग्स इफ़ यू सी यू आर फार मोर इन्फॉर्म। कारपेट एरिया आपको जो बोला है और आपके घर में जो है वो सिमिलर है, वो चेक करना ज़रूरी है।
सो वो सर्टन चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर कस्टमर कर लेता है तो, और बाकी जो आप लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कार्ड है, क्लियर लैंड टाइटल है, डेवलपर के नाम पे, रेरा नंबर इज एग्जिस्टिंग टुडे और इट हैज़ एक्सपायर्ड, वो सारी चीज़ें आप जब चेक करते हो तो आपके लिए फिर कोई वरी नहीं है। जी, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? एंड कारपेट एरिया आपने बोला कि चेक करना सही है, तो ये चेक कैसे अभी करना है? पोस्ट रेरा बिल्टअप एरिया कोई बोलता ही नहीं है। सो आप कभी भी कहीं जाओगे तो बिल्टअप एरिया की बात ही नहीं होती है। बट व्हाट इज कारपेट एरिया इज बेसिकली जो आपको एक्चुअली इंटरनल यूज करने मिल रहा है। बिल्टअप में ये जो वॉल थिकनेस होती है, जो ब्रिक की वॉल है, जो बाहर का आपका कॉरिडोर का पैसेज है, ये वो सब ऐड हो जाता है। जो पहले होता था अभी नहीं होता, बिकॉज नाउ यू आर पेइंग स्ट्रेट अवे फॉर व्हाट इज द यूजेबल थिंग। और प्लस रेरा में आने के बाद द गुड थिंग इज दैट बिकॉज रेरा एक्ट इज कीपिंग द कस्टमर इन फोकस, उससे सबसे ज्यादा सेफ्टी नेट मिले, विच इज व्हाट हैज अलाउड द कस्टमर्स टू बी मोर फ्री। बिकॉज अब उनको पता है देर इज अ गवर्नमेंट बॉडी हु लिसन्स टू देयर issues and is giving decisions. Builders have also become more cautious because they said now there is a third party government party and we have to take care. A कैटेगरी में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होता है, बट बी सी डी है, दे हैव बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर स्ट्रक्चर्ड। और पोजीशन भी बहुत डिले होता है ना बहुत बार। सो पोजेशन के 2-3 रीजंस होते हैं डिलर। देर इज वन विच इज बाय डिफॉल्ट डिले। बिल्डर के पास पैसे नहीं है, उसका इंटेंशन स्लो था। Most of the A categories and good brands, their intention is always to do the possession faster because they get the collection faster. Their ROI and their profitability depends on the earlier you do, the better for you. Because एक टाइम पे आप सपोज मुझे आज एक प्रोजेक्ट बनाना है 4 साल में एज अ अश्विन शेट ग्रुप, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट द फास्टेस्ट, बिकॉज जितना जल्दी करूंगा उतना मेरा इंटरेस्ट कम होगा, मेरा लोन लीपे हो जाएगा, आई विल गेट प्रॉफिटेबिलिटी मोर, आई विल मूव ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट, माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी देयर, माई मैन पावर विल बी शिफ्टेड, माई एडमिन कॉस्ट। तो ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड फॉर मी टू कंप्लीट अर्लीस्ट। यही अगर ये नॉर्मली होता है। बट अभी एक चीज़ ऐसी हुई कि कुछ पॉलिसी चेंज हुई बाय गवर्नमेंट, there is some ambiguity about high rise which has just been added new, or there has been a new change because of the government change. That uncertainty builder के हाथ में नहीं होती है, because you are operating in an environment. उस केस में minor कभी delay हो, which is understood because it is not intentional, while there are some projects which are intentionally delayed. पैसा ले लिया बट वो पैसा किधर और यूज कर लिया, जो अब रेरा के कारण नहीं होता है, बट फिर भी फ्यू केसेस में अगर हो गया, देन योर प्रोजेक्ट गेट स्टक बिकॉज कंस्ट्रक्शन के लिए आप पैसे नहीं दे रहे हो, कस्टमर वेट कर रहा है कब कंप्लीट होगा और ही इज इन लर्च। सो दैट इज हाउ इट गेट्स डिलेड। सो नॉर्मली अगर आप देखो तो डिलेज वहाँ होंगे जहाँ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ है। आपने पैसे तो दे दिए लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या यूज हो रहा है वो नहीं देख रहे, आपने लोन के थ्रू नहीं किया है बट आपने खुद दे दिया, सो वो सारी चीजों में यू गेट स्टक। तो कस्टमर कभी हार्डशिप कॉम्पनसेशन मांग सकता है अगर ऐसे कोई है ना, रेरा में एक्ट है, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द कॉम्पनसेशन। इट्स ऑल्सो +1% एज पर दी SBI रेट जो भी होता है, आप डिले के लिए कॉम्पनसेट कर सकते हो। एंड रेरा के बहुत सारे जजमेंट इन केसेस है जहाँ कस्टमर्स को मिला है पैसा बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द डेवलपर। गॉट इट। एंड रेरा में ऐसे कौन से 2-3 प्रोविजंस है जो आपके हिसाब से बहुत अच्छे, कस्टमर फ्रेंडली एंड सारे कस्टमर्स को इनका तो नॉलेज होना ही चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो 2-3 चीज़ें। एक कि अगर रेरा पे आप registered, just for someone who doesn't know, रेरा है क्या exactly? रेरा is a organized authority which is basically from the government who is regulating the developer and customer with the interest of safeguarding the कस्टमर। सो एक इमेजिन कीजिए, जैसे आप बोलते हो ना एक पुलिस है, अगर आप रोड पे ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो आपको रोकेगा, आपको फाइन करेगा, आपको 2-3 बार देखेगा और आपने झगड़ा किया तो आपको जेल में डाल देगा। सेम वे रेरा अथॉरिटी इज बेसिकली समवन हु इज द गाइडिंग फोर्स। वो अगर आज एक कस्टमर को डेवलपर ने कुछ बोलकर, कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग कर कर उससे कुछ खरीदवाया, उसको बोला है कि इस प्रोजेक्ट में डायमंड मिलेंगे और वहाँ जाने के बाद नहीं मिला है, तो कस्टमर उस रेरा के पास जाएगा, बोलेगा सर मुझे तो बोला था ये ऐड है, इसमें लिखा था but I have not got. Then if he justifies, then it is proves the RERA authority will ask, listen both sides and then put a judgment, right? So 3 things जो फिर coming back to RERA में क्या benefit है जो customers के लिए बहुत ज़रूरी है। एक, developer are now more cautious कि they have their RERA number has to be there, which means पहले कैसे होता था, जब तक आपके पास RERA नहीं है,
सारे अप्रूवल्स नहीं है, आप लॉन्च नहीं कर सकते। जो कि प्री रेरा होता क्या था, मैं और आप लैंड ट्रांजैक्शन कर रहे, मैंने अभी तक आपको पूरा पैसा दिया नहीं है, समझो 100 करोड़ की जमीन है, ओके, मैंने आपको 10 करोड़ दे दिया, रुमाल रख दिया, उस 10 करोड़ पे मैंने वहाँ पत्रे लगा दिए, मैंने मार्केट में जाकर 50 करोड़ का माल बेच दिया, अभी तक तो मैं ज़मीन का मालिक भी नहीं हूँ। वही 50 करोड़ लिए, आपको दिए, ज़मीन ली और मालिक बना। तो उसमें ये होता, अगर वो ट्रांजैक्शन किसी रीज़न से लीगलिटी से रुक गया, तो जिन कस्टमर्स ने मुझे 50 करोड़ दिए वो लर्च में, कोई एक्ट ही नहीं है। अब रेरा बोलता है कि भाई जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तुम्हारे सारे प्लान्स अप्रूव नहीं है, तुम्हारे पास आईओडी, सीसी, कमेंसमेंट वर्क सर्टिफिकेशन सब जो लगते हैं नहीं है, आप मार्केट में एडवर्टाइज तो करना बोलो, आप बात भी नहीं कर सकते। सो दैट इज अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर। अदरवाइज इमेजिन कीजिए, मैंने आपको एक प्लान बेचा, आप और आपकी फैमिली ने लिया, वो प्लान अप्रूव्ड ही नहीं है, कल जब मैं आपके जाओ, वो घर 4 BHK था, उसके रास्ता ऐसा व्यू था, अब उल्टा हो गया। तो वो है। दूसरा, अगर डिले होता है तो रेरा में एक एक्ट है कि आपको एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब रेरा इज कन्विंस कि भाई ये रीजंस के कारण डिले हुआ है, अदरवाइज इट इज बिकम्स अ डिफिकल्टी फॉर बिल्डर टू एक्सटेंड। थर्ड जो सबसे अच्छा चीज़ है, नाउ पहले कैसे होता था, डिले हो गया तो बिल्डर भी कुछ नहीं, कस्टमर भी बेचारे ऑफिस के धक्के खाते थे। अब रेरा में ये प्रोविजन है, एक्ट है कि आप एक्चुअली एज अ कस्टमर कॉम्पनसेट कर सकते हो, लीगली सू कर सकते हो और कस्टमर से, बिल्डर से एक्चुअली कॉम्पनसेशन ले सकते हो। सो ये सबसे 3 चीज़ें बेस्ट बेनिफिट है। और सबसे बड़ा विच इज़ द बेस लाइन, आई थिंक, बोलते हैं ना, जब अगर आपके रूम में कैमरा हो तो लोग चोरी करने इसलिए डरते हैं, बिकॉज बोलते हैं कि कैमरा में कोई देख लेगा। तो उसमें 100 लोग में से 2 ही चोर होंगे, 98 तो वैसे भी चोरी नहीं कर रहे, बट बिकॉज देर इज अ कैमरा एवरीवन इज विजिलेंट कि देर इज समवन हु इज लुकिंग एट यू। रेरा आने से ये हुआ है कि बिल्डर्स जो जेन्युइनली अच्छे थे वो तो वैसे ही नहीं कर रहे थे, बट अगर जिसका भी मिस इंटेंशन भी है तो उसको भी पता है कि देर इज एन एक्ट, आई विल गेट होल्ड, सो आई हैव टू प्ले प्रॉपर। That's the big thing that has happened, which has boosted the confidence and morale of the retail customer कि भाई मेरे लिए कोई सुनने के लिए है। That's the key. एंड पेनल्टीज भी काफी स्ट्रिक्ट होगी ना? Yes, yes, and there have been multiple orders जहाँ डेवलपर हैज पेड टू दी कस्टमर्स। अच्छा, क्या कोई एग्जांपल है ऐसा कोई? ऐसे स्पेसिफिक केसेस नहीं, बट आई एम सेइंग अक्रॉस द कंट्री देयर हैव बीन केसेस जहाँ बिल्डर से 2 साल डिले हो गया है, बिल्डर ने बोला था मैं उसको ये मटेरियल दूंगा, नहीं दिया, या कुछ प्राइस प्रोजेक्ट लॉन्च किया लेकिन कंप्लीट ही नहीं किया, एंड नाउ बिल्डर सिंह मैं कंप्लीट ही नहीं कर सकता, तो कोर्ट हैज रियलाइज दैट इट इज जेन्युइन इशू एंड इट इज नथिंग टू डू विद कस्टमर्स इशू, कस्टमर हैज गॉट द कॉम्पनसेशन। गॉट इट। एंड जब घर खरीदते तो वो अग्रीमेंट एकदम बड़ा सा अग्रीमेंट आता है, तो उसमें लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रीड ऑल द क्लॉजेज, एंड इसमें ऐसे कुछ होते हैं कि कुछ कस्टमर्स ओवरलुक कर देते कोई क्लॉजेज, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू रीड दैट एंटायर अग्रीमेंट। देखो, जैसे आपने बताया जीएसटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, कारपेट मैं हो आपको गया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनेस्ट आंसर देना। आपकी लाइफ इंश्योरेंस है? हाँ। कौन सी कंपनी? मेरी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस, मैंने नहीं लिया। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम है? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, वेरी गुड। कौन सी कंपनी से? ये HDFC अर्गो। ओके, उसका एक डॉक्यूमेंट साइन किया होगा आपने, उसमें फाइन प्रिंट में 117 क्लॉज है, आपको मालूम है आपने पढ़े 117 क्लॉज? नहीं, विद ऑल ऑनेस्टी नहीं। कोई भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़े, राइट? सो देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में सारे उस हिस्ट्री ऑफ दैट लैंड पार्सल, जितने भी अप्रूवल्स उस जमीन में, जितने भी मल्टीपल ओनर शिफ्ट हुए, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो भी उसके मल्टीपल प्रॉपर्टी कार्ड, जो अमेंडमेंट प्लान्स, वो सारे आते हैं। जो एक्चुअल कस्टमर के लिए होता है उसमें 5 क्लॉज होते हैं कि कस्टमर ने ये प्लॉट पे लिया है, उसकी ये टावर है, इस टावर में ये फ्लोर है, उसका कारपेट एरिया इतना है, उसको एक कार पार्किंग मिलेगी, उसका एग्रीमेंट वैल्यू ये है, उसका कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल ये है, उस प्रोजेक्ट में उसको ये एमिनिटीज़ मिलेगी एक्सटर्नल, ये उसके घर की इंटरनल एमिनिटीज़ है। लास्ट में 3 ऑथराइज सिग्नेटरी, कौन आपके साइड से, कौन उनके साइड। उसके अलावा जो बाकी के कंटेंट है वो पूरे प्रोडक्ट की इन्फो है। ये इन केस अगर कल बिल्डर किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण नहीं कर पाए तो क्या, अगर कल डिस्प्यूट होता है तो आप कहाँ आर्बिट्रेशन के बाद जाओगे, या हाई कोर्ट में जाओगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओगे, या दूसरी सिटी के जाओगे, वो सारे क्लॉज होते हैं। देखो, 2 चीज़ें कुशल, एक आपको सर्टेन चीज़ें डेफिनेटली पढ़नी चाहिए,
सर्टेन चीजें यू विल हैव टू लेट गो, बिकॉज एज ए रिटेल इंडिविजुअल कस्टमर आप पढ़ ही नहीं सकते अनलेस आप बोलो ओके आई विल हायर अ लॉयर, वो लॉयर पूरा पढ़ेगा और बाद में आपको यही बोलेगा सर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो आपने वेस्ट कर लिया। जैसे आप अगर समझो HDFC लाइफ, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ा, आपको 19th क्लॉज और 18th क्लॉज नहीं समझ में है और आपको नहीं चाहिए, कैन यू चेंज द डॉक्यूमेंट? द आंसर इज लाइक दैट। सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर और कंज्यूमर आपको ये देखना है आपने सारे सही टिक्स कर लिए, फिर लीप ऑफ फेथ तो है ही ना भाई। करेक्ट, थोड़ा ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा 100%। वो हर बिजनेस में, आज आप अमेजोन पे कुछ बाय करते हो, आपने ऑनलाइन पे कर दिया है, जो बंदा डिलीवरी वाला है वो नहीं आता है, तो आप अमेजोन में फोन करके वो आपको रिफंड देगा, बट प्रोडक्ट तो नहीं आया। समझो उसने बीच में यूज कर लिया, एक दिन के बाद तो आपको भेजा, आपको कैसे पता चलेगा? सो समटाइम्स यू हैव टू यूज लीप ऑफ फेथ, यू हैव टू कीप दैट देयर इज अ ब्रांड, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड व्हिच विल बी फॉलोड। बिजनेस इज नॉट डन विद एन इंटेंट टू चीट। आउट ऑफ 100, 95 विल नॉट डू, 5 you will always have some black ships in all sectors। वो तो इंटेंशनली करते हो, तो उसको तो फिर आप उसके, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स पीपल बर्न देयर फिंगर्स, या उनके साथ गलत हुआ। और ये जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी कितना % होता है और ये पूरा बायर को बेयर करना होता है? यस, बिकॉज इट डजंट कम टू द डेवलपर, आपको स्ट्रेट अवे उनके ही पोर्टल पे और उनके ही थ्रू भरना होता है। नॉर्मली 6% आपका स्टैम्प ड्यूटी होता है और 5% GST होता है। And GST is applicable like in all the transactions? All the transactions till OC is not received, occupation certificate। क्या होता है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट? जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और OC तब मिलता है फिर जब आप कस्टमर फिर रह सकता है उस बिल्डिंग में, सारे कंप्लाइंसेस एज पर द अथॉरिटीज आर फुलफिल्ड बाय द डेवलपर, then the authorities give him the occupation certificate, which means now you are entitled, your customers can stay here। So once the OC is received, जब आप फिर घर खरीदते हो तो आपका GST नहीं लगता है। अच्छा, बस ये। तो और ये बिल्डर से अगर मैं खरीद रहा हूँ डायरेक्टली OC के बाद, तो मेरे को GST पे नहीं करना है? इवन कस्टमर के साथ भी खरीद रहे हो डायरेक्टली तब भी नहीं, आप रीसेल में भी लोगे तो GST नहीं लगेगा। अच्छा, तो और OC के पहले अगर मैं खरीद रहा हूँ तब GST लगेगा 5%। तो फिर लाइक एवरीवन विल जस्ट डू इट आफ्टर OC, नो? देन नहीं ना, बिकॉज अगर OC के बाद आपके पास लिमिटेड इन्वेंट्री, नो व्यू, फुल अमाउंट, आपको जो चॉइस चाहिए, आपने आपकी इनकम लेवरेज नहीं की, तो जो OC के बाद लेते हैं वो फ्यू एक सर्टेन पोर्शन है जो लेता है। समझ गया। एंड डू यू थिंक देयर इज अ ट्रेंड ऑफ NRIs इन्वेस्टिंग इन द इंडियन रियल एस्टेट? व्हाट इज हैपनिंग देयर? I think big time. As individually, as a brand, we have seen a lot of growth in our segment. Our customers from NRI, predominantly GCC, Dubai, Singapore, London predominantly, and New York. GCC, the Gulf countries. So क्या होता है, जो यहाँ से वहाँ गए and they're doing fairly good. एक तो करेंसी चेंज बेनिफिट उनको मिल रहा है, सो उनके लिए वो इजी है। कैसे करेंसी चेंज बेनिफिट? जैसे अगर वहाँ है, अगर आज दिरहम 23 रुपया था, 24 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, तो उसके लिए तो कॉस्ट कम लग गया ना इंडियन रुपी के लिए। अब $84, 85, 87, 88, और उसके पास उसने जब लिया है और वो रेट का बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर देम इज फार चीपर, बिकॉज वो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है। Third, every NRI who wants to come back to his home place, तो he would like to have one home. He knows कि 4 साल में मिलेगा, मैं जब कभी वापस रहने आना चाहता हूँ तो मुझे एक मेरी सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल मिले, तो मैं 5 साल आराम से पैसे देता रहूँगा। एंड लॉट ऑफ पेमेंट प्लान्स वर्क फॉर NRIs, 10-90, वो सिर्फ 10% अभी देता है, 90% एट द टाइम ऑफ OC के बाद चालू होता है। His EMI hits after 4 years. He is leveraging his growth, he is leveraging his income, and he is able to get that. So NRIs बहुत ज़्यादा, they are also progressing। 3-4 और फैक्टर्स है, स्टेबल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी's पावर, मोदी जी की। थर्ड, India as an economy is doing very good. So environment and sentiment in the NRIs is extremely positive. सो वो भी घर लेना चाहते हैं। कोई भी NRI जल्दी नॉर्मली उसी कंट्री में जहाँ वो वर्क कर रहा है फॉर अ टाइम बिंग डजंट वांट्स टू इन्वेस्ट देयर, ही वांट्स टू इन्वेस्ट बैक टू हिज प्लेस, और invest for his parents a better lifestyle, or invest keeping a rental income in mind. So you will see a lot of this happening, and now with this trend and more stability and this norms, it has increased further। सो अभी मतलब आपके हिसाब से ये गोइंग फॉरवर्ड लाइक ग्रो ही होगा, लाइक NRIs मनी कमिंग इनटू इंडिया विल कीप ग्रोइंग? यस, बिकॉज अगर आप वहाँ अच्छा कर रहे हो, इंडियन इकोनॉमी अच्छी कर रही है, मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे बन रहे हैं,
तो आप क्यों नहीं करोगे? आपको भी तो पैसे इन्वेस्ट ही करने हैं, और वहाँ की इक्विटी से ज़्यादा आप यहाँ डालोगे, यहाँ घर में लोगे तो आपके फैमिली के पास आसपास रहोगे, आप जब इंडिया वापस आना चाहोगे तब आपके पास घर है. सो यू वांट दैट, सो यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सेफ्टी नेट 4, 5, 7 years before, and you want to leverage not just the time duration, you also want to earn little rental yield before you start staying. Both the ways. राइट. एंड रेसिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल रियल एस्टेट पे हमने टच अपॉन किया था. आपने बताया कि वो रेंटल यील्ड्स आर हायर इन कमर्शियल रियल एस्टेट, बट प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन की बात करो तो दोनों में लाइक सिमिलर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हो रहा है आजकल. Yes, but what I will tell you, see, रेजिडेंशियल मोस्टली अगर एंड यूज के लिए ले रहा है कस्टमर, तो वो रेंटल यील्ड नहीं देखता. बिकॉज अगर आप एरिथमेटिकली वाइज करोगे, मैथमेटिकली, तो आपको ये लगेगा कमर्शियल में मुझे रेंटल यील्ड ज़्यादा है. सपोज 5 to 8% है. रेजी में बिटवीन 1.5 to 3, 3.5 है. दूसरा, कमर्शियल में आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा आउटले ज़्यादा होता है. रेजिडेंशियल में आउटले इन्वेस्टमेंट कम होता है. रेजिडेंशियल की होम लोन रेट्स कम है, कमर्शियल की होम रेट्स आर हायर. अच्छा, कितना डिफरेंस होगा? एटलीस्ट 1-1.5% होता है. रेसिडेंशियल 8-8.5% होगा. 8 से 9. आप गिनो, यहाँ 11, 10, 10.5 से लेके 12. अच्छा. या यहाँ एक फुल अमाउंट होता है या लोअर अमाउंट होता है. यहाँ आप इंस्टॉलमेंट्स में पार्ट एज अ पेमेंट प्लान में करते हो. कमर्शियल में ऐसे ज़्यादातर कोई पेमेंट प्लान्स होते नहीं है. अच्छा, राइट. दूसरा, मतलब इंस्टॉलमेंट्स अलाउड ही नहीं है. कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, बट 1095 अभी भरो और वो करो. वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल में स्कीम्स निकालते हैं, बिकॉज कमर्शियल रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट हैवी फॉर डेवलपर ऑल्सो. रेजिडेंशियल में मैंने अप्रूवल ला लिया, फेंसिंग कर लिया, आई कैन गो इन द मार्केट. कमर्शियल में either I find a build to suit customer at day one, or I complete the project, and once it is ready I am going to the buy. So both requirements are different. Plus a far evolved investor or a consumer looks at commercial portfolio. Initial one or at the intermediate investor, वो पहले रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो करता है. इट्स लाइक दिस. आप सबसे पहले ट्रेडिंग करते हो, शादी, इमीडिएटली आप म्यूचुअल फंड पे चले जाते हो. ट्रेडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी. म्यूचुअल फंड्स करते हो, फिर आप ग्रो करते हो थोड़ा तो आप पीएमएस करते हो. पीएमएस में जब आप काफ़ी कुछ अच्छा कर लेते हो तो एआईएफ करते हो. एआईएफ जब बहुत अच्छा हो जाता है तो आप प्राइवेट इक्विटी करते हो. सो सेम वे आप पहले रेजिडेंशियल करते हो, फिर आपको लगता है कि आप रेजिडेंशियल में आप ग्रो कर रहे हो तो रिटेल शॉप्स में आप एंटर करते हो, फिर कमर्शियल ऑफिसेज में एंटर करते हो, और लास्ट में जब आप मंजे हुए खिलाड़ी हो जाते हो तो आप ज़मीन में भी इन्वेस्ट करते हो. वहाँ रिस्क ले पाते हो, बिकॉज आप अब एक पूरी साइकिल देख चुके हो. आपको ये भी पता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है. अगर कल कोई एनक्रोचमेंट हो गया तो आई विल स्पेंड एंड टाइम एंड मनी टू पुट अ लॉयर, पुट अ पुलिस, वो, बट उसकी रिटर्न्स हाई है. तो इट्स लाइक आप स्टेजेस वाइज रिस्क लेना पसंद करते हो. गॉट इट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को तो बात करके. वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी लाइक रिलेटेड टू द ऑडियंस क्वेश्चन. अगर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए, लेट्स डिवाइडेड बिटवीन सेगमेंट्स, किसी के पास 10 लाख रुपए, एक के पास 50 लाख है, एक के पास 1 CR है, एंड किसी के पास 10 CR है, ऐसे 4 लोग हैं, एंड उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, नॉट फ्रॉम द पर्पज ऑफ एंड यूज, जस्ट टू गेट रिटर्न्स. तो आप इन चारों लोगों को क्या एडवाइस दोगे कि इनको कौन से टाइप के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? जो 10 लाख वाला है तो उसे तो एंट्री सेगमेंट में लेना चाहिए, बिकॉज उससे ज़्यादा उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो. एंट्री सेगमेंट, यानी एंट्री सेगमेंट मतलब जो 10 से 30 लाख के अपार्टमेंट्स है, वहाँ लेना चाहिए. वहाँ अच्छी स्कीम लेनी चाहिए ताकि वो 4 साल तक आराम से पेमेंट, उसकी EMI नहीं लगे. और वो अगर OC रेडी प्रोडक्ट मिलता है तो उसकी रेंटल यील्ड स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी EMI का बर्डन कम हो जाएगा. ही शुड. एंड जब वो 30 लाख 35 लाख का घर लेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ही विल टेक एट द आउटस्कर्ट्स डेवलपिंग जोन्स जो डेवलप होने वाले हैं, सो उसको अल्फा मिलेगा. जो दूसरा था 1 करोड़ वाला, 50 लाख वाला. 50 लाख वाला इज समवन हु कैन लुक एट अ स्लाइटली बेटर वेरिएंट वही जोन में, फर्स्ट वाले में, बट इंस्टेड ऑफ 1 BHK टेक अ 2 BHK, बिकॉज 2 BHK में जब वो रेंटल पे देगा तो उसको फैमिली मिलेगी, बिकॉज वो 2 BHK वाला रेंट वाला फैमिली वाला होगा. उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा, प्लस सेम फाइनेंशियल स्कीम पे आए, और एक लॉन्ग रन में उसको 4-5 साल के बाद एक बेनिफिट मिले. जो 1 करोड़ का घर ले रहा है और अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, देन ही, इन माय व्यू, ही शुड टेक इन द प्राइम जंक्शंस ऑफ द सिटी, जो ग्रोथ कॉरिडोर्स है, जैसे कांदीवली है, बोरीवली है, गोरेगांव है, मलाड है, जहाँ ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है और उसका पैसा भी बढ़ेगा, प्लस वो एसेट आगे जाके अप्रिशिएट करेगा. अगेन ही हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि भाई जब आप ले रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना,
बिकॉज आपको लेवरेज करने मिलेगा, तो आपका जो ईज ऑफ एंट्री है वो बहुत बेटर हो जाएगा. कोई 10 करोड़ का कर रहा है तो ही इज एन एविड इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टर है तो आई वुड रादर पुट वन, एक एग में सारे बास्केट में एक एग, आई वुड टेक 4-5. 2 करोड़ का कुछ लूंगा, एक 3 करोड़ का लूंगा, एक में कमर्शियल लूंगा, एक में रिटेल लूंगा, सो दैट आई हैव डाइवर्सिफाइड माई इन्वेस्टमेंट इनटू अ रिटेल शॉप जिससे मुझे रेंटल यील्ड आएगी, कमर्शियल जिससे रेंटल यील्ड आएगी अच्छी खासी, गुड कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो प्राइम लोकेशन में, जहां मुझे वहाँ रेंटल लाइक BKC में लूंगा या अंधेरी में लूंगा, जो मुझे रेंटल यील्ड बेटर मिलेगी. और वन जो एक सेगमेंट रहेगा दैट आई विल टेक विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, विच इज लाइक अगेन बोरीवली, कांदिवली, मलाड और थाने, वेर आई नो I'll get a upside higher. So this side will take care of good growth in rental yield, while this one will take care of my financial benefits and alpha. And together in 10 crore mein, I will rather than taking one apartment of 10 crore and if to wait, how does it sell, how does it grows. Yeah. Like वो जो आपके अंकल के साथ हुआ, 45 लिया 55. हाँ, वो तो बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है उनका. बट इसमें आपने Tier 2 सिटीज में कोई भी नहीं बोला इन्वेस्ट करने के लिए, एनी रीजन फॉर दैट? बिकॉज आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम बॉम्बे. अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे पास चॉइस है, मैं आज नागपुर में जाकर एक जमीन ले लूँ 2 करोड़ की और उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए केयर टेकर ये वो भी रख लूँ, तो वो 2 करोड़ 5-6 करोड़ हो सकते हैं, राइट. बट आप जब ये, मैंने एक सिटी के लेवल, अगर सपोज इट इज नेशनली, देन आई वुड लाइक टू टेक अ कमर्शियल ऑफिस इन बैंगलोर. ओके. रिटेल आई वुड लाइक टू टेक समथिंग इन पुणे. ओके. a farmland or probably a piece of land parcel near to Goa as a retreat के लिए, and one good residential project in Bombay. So then I would divide this into. And ये चारों appreciate, और चारों अलग कैटेगरी है, चारों एसेट क्लास है. एक है गोवा में जिसमें आपको टाइम शेयर मिल सकता है. गोवा में काफ़ी टाइम शेयर के हिसाब से लोग करते हैं, एंड यू कैन गेट, इट्स अ गुड ट्रैक्शन. Pune is again very strong, backed by individual internal requirement plus IT segment से काफ़ी आता है. Bangalore is very good for commercial, very good appreciation and good demand and good supply, and rental yields are higher. And then Bombay in Kandivali, when I'm taking a residential premium, again I know the location is gonna grow significantly. A lot more. इंडिया में कौन सी सिटी ने सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज रिटर्न दिया होगा इन टर्म्स ऑफ लैंड? Tier 2, Tier 3 में होंगे, बट बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारी सिटीज़ है. बट व्हेन आई एम सेइंग मेट्रोज, लास्ट 5 साल में बैंगलोर हैज़ डन सिग्निफिकेंटली बेस्ट. हैदराबाद हैज़ डन रियली गुड. गुरुग्राम हैज़ डन रियली वेल. बॉम्बे हैज़ बीन ऑलवेज. तो इट्स लाइक दिस ना, अगर आप विराट कोहली से हर मैच में एक्सपेक्ट करते हो तो बॉम्बे विराट कोहली हो जाता है. आपने व्हाट इज हिज नेम, शुभम गिल इज टैलेंटेड बट नाउ इज हिट 3 सेंचुरीज, तो बैंगलोर बन गया. आपने आइडेंटिफाई किया, अरे ये 3rd नंबर पे राहुल इज देयर एंड नाउ इज डन रियली गुड, इज पुणे. एंड देन यू हैव सीन कंप्लीटली आर व्हाट इज द नेम ऑफ द विकेट कीपर अपने, अभी ऋषभ पंत. हाँ, ऋषभ पंत एक्सट्रीमली, एंड वो ऐसे 6th है, कभी 100 है, एंड इट्स बिकम दिल्ली. सो यू हैव वेराइटी of who's doing good and who's becoming match winner, but Bombay will remain evergreen, and that's what Virat Kohli और रोहित शर्मा के, उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि आप करोगे ही. जब नहीं करते हो तो सबके अगेंस्ट में बोलते हैं, अरे भाई आपसे तो नहीं मिला, बॉम्बे मिलना चाहिए. बट predominantly lot of other this metros have moved up. Hyderabad has been a surprise package, very good supply and demand, very premium luxury projects moving, lot of good business is happening there. Got it. So after a particular prolonged time, Hyderabad has done really good. That's an amazing analogy. Any last piece of advice for all the viewers watching this? I think 3 things. One, definitely real estate लीजिए, it's important. सारे जो आप YouTube पे देखो वो सच नहीं होता है, या सारा जो YouTube पे होता है वो लॉजिकली राइट नहीं होता. हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से दे रहा है, राइट. सो व्हाट यू हैव टू बी, यू हैव टू लिसन टू एवरीवन, यू हैव टू देन कम बैक टू व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी दैट आपके पास है. That's one. So always analyze before taking a decision. Second, when you buy a home, be very clear आपका क्या विजन है, आप क्या चाहते हो उस बाइंग घर के आउटकम से. इन्वेस्टर हो
तो देखिए जहाँ एप्रिसिएशन हो रहा है। एंड यूज़र हो तो देखिए कि वो सोशो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए वो घर सही है क्या। अगर आप अपग्रेड देख रहे हो तो अगर आप 2 BHK में अभी भी रहते थे और आपने 3 करोड़ का लोन लिया और 2 BHK में रह रहे हो तो आपने क्या किया। देयर इज नो यूज ऑफ स्पेंडिंग मनी। ट्राई टू लेवरेज योर इनकम, ट्राई टू टेक लोन अच्छे होते अगर आप सही तरीके से उसको फाइनेंशियली प्लान करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अर्ली अर्ली। आई थिंक जितना अर्ली, जैसे स्टॉक मार्केट में द अर्ली यू डू द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग यू गेट, द अर्लियर यू बाय होम यू विल रियलाइज यू विल एंड अप बाइंग मल्टीपल एसेट्स. Yeah. And don't keep all the investment in one basket. Try to use all the elements of real estate, whether it is residential home, whether it is retail, whether it is commercial, whether it is your plotted developments. Try to diversify your portfolio in real estate as a category. तो आपके हिसाब से what proportion of percentage of one's net worth should be in real estate? So it again depends on the stage of life and the age that person is. 25 assume करते So someone who is at 25 years age, पहली तो उसे portfolio बनाने की ज़रूरत है. I think the first one should be residential. Residential of an entry barrier point should be in 30-35%. आप जैसे ही मूव अप करते हो थोड़ा सा बेटर, डू अ रिटेल शॉप वेर योर इन्वेस्टमेंट इज लेस, रेंटल yield is better. Once you, that should be another 20-22%. Third, once you have reached to a better stage and you have a little stability at this, or you have some income, you should then look at buying in a commercial office. There the rental yield and stability is far better. You can do multiple benefits of it. That should be another 20%. And once you have grown with all the things aligned, I think you should take a little more risk. But risk है तो इश्क है, and risk है तो higher returns है. I think you should invest in plotted developments or in land parcels. It will give you a better returns. So overall जब आप multiple years के बाद देखो तो आपका portfolio grow होना चाहिए. एक certain benchmark जो आपको चाहिए वो आ रहा है, and you have a far more assured asset which you can leverage to put into equity so that your both monies are growing simultaneously. Yeah, perfect. That's a So wonderful दोनों साथ में होने चाहिए गाड़ी के. I would say investment point of view जो आपकी TG है, please keep real estate and equity in tandem. जहाँ से भी पैसा आ रहा है दूसरे में डालो, दूसरे का पैसा इसमें डालो और बढ़ाते जाओ. Multiply your capital. Yes, yes. Perfect. Thank you so much, Bhavik. बहुत बहुत मजा है आपसे बात करके, बहुत insights you, मिले, Kushal. It and was pleasure. means a lot for your time as well. Thanks a lot. Thanks. Nice. So sir, yeah, this is your sharing kitchen. Oh, wow. Hope you like it. Oh, super. Please. It's really meaningful. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस. एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. थैंक यू so much for watching this video. Do let us know in the comment section about the feedback for the same, and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.